वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे बहुत ही स्पेशल सेगमेंट इसलिए भी है क्योंकि ये बीमारी अब बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है। हेपेटाइटिस एक ऐसा खामोश मर्ज है जो बरसों तक बगैर किसी वाज़ेह अलामत के जिस्म को नुकसान पहुंचाता रहता है और हमें पता भी नहीं चलता। और अक्सर उस वक्त सामने आता है जब जिगर शदीद मुतासर हो चुका होता है, जिसको हम लीवर भी कहते हैं। पाकिस्तान इन ममालिक में शामिल है जहाँ हेपेटाइटिस बी और सी के मरीजों की तादाद तशवीशनाक है। जबकि आप देखें कि बर वक्त तशखीस अगर ना हो, बर वक्त इलाज ना हो, एहतियात ना हो, तो उससे बीमारी जो है वो बेकाबू हो जाती है। और फिर वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के मौके पर आज हम जानेंगे कि हेपेटाइटिस अगर आखिर है क्या, इससे बचाव कैसे मुमकिन है और पाकिस्तान को इस खामोश वबा से निपटने के लिए किन इकदाम की ज़रूरत है। और इसी पर बात करने के लिए इन स्टूडियो हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर मोहम्मद हुज़ैफा साहब। आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एंड हेमाटोलॉजिस्ट। और इसके साथ हमें ज्वाइन कर चुकी हैं अरीज वसीम, जो कि सिर्फ 17 साल की हैं और थैलीसीमिया की पेशेंट भी हैं और उसके साथ साथ उनको अब हेपेटाइटिस बी है और वो सर्वाइव करी हैं। देखेंगे, उनसे जानेंगे कि कितनी मुश्किल होता है और किस तरह से इसका इलाज मुमकिन है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अरीज, आपका टाइम के लिए भी बहुत शुक्रिया। आपसे स्टार्ट करती हूँ। मुझे ये बताएं सर कि थैलीसीमिया तो चले ये हमारी जेनेटिक्स में आता है, ये मौरूसी बीमारी है, लेकिन इसके साथ साथ किन किन बीमारियों का लगने का खतरा होता है? थैंक यू मैडम, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने इनवाइट किया। थैलेसीमिया तो जैसे आपने बताया कि वो तो मौरूसी बीमारी है, उसका तो हम ख़ास आफ्टर यू गेट इट तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद चूँकि पेशेंट को रेगुलरली ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स होती हैं, तो उसके साथ इनको ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन जो खून के ज़रिए लगने वाले अमराज हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है और HIV, इस तरह के इन्फेक्शंस का ख़तरा होता है। सही। और हमने तो सर यही सुना है कि हेपेटाइटिस A, B, C मतलब और B और C जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। तो कितने चांसेस होते हैं कि एक थैलीसीमिया का पेशेंट है, उसको हेपेटाइटिस B भी हो गया है, तो उसकी रिकवरी के? हेपेटाइटिस B और C जो है वो ब्लड के थ्रू लगता है, लेकिन अगर हम ब्लड को फर्स्ट टेस्टिंग के ज़रिए उसको बेसिकली हर ब्लड को टेस्ट किया जाता है फॉर हेपेटाइटिस B एंड C, लेकिन कभी कभार बहुत ही रेयरली पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 100% ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स जो हैं वो विद टेस्टिंग की जाती हैं। विदाउट टेस्टिंग कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं की जाती। लेकिन स्टिल क्योंकि इसमें कोई अनयूज प्रीवियसली यूज इंस्ट्रूमेंट, कोई सिरिंज या इस तरह की चीज़ यूज़ हो जाए, तो उससे भी चूँकि खून से रिलेटेड है सारी चीज़, तो उससे भी हेपेटाइटिस B और C लगने का खतरा रहता है। सही। अरीज को भी शामिल है, गुफ्तगू करते हैं। अरीज से पूछते हैं। अरीज, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा अरीज, मुझे बताएं कि आपको क्या किस तरह के सिम्टम्स होते हैं? आपको कैसे फील होता है कि आप बीमार हैं, या फिर आपको कुछ सर में दर्द होता है, या आपको क्या पेट खराब होता है? किस तरह की आपको फीलिंग्स आती हैं? जब मेरा HB कम होता है तो मुझे थकावट सी फील होती है और मुझे बहुत फीवर भी हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो फिर इससे मुझे आइडिया हो जाता है कि मेरी बॉडी में जो है ना वो ब्लड मतलब मेरा HB लो हो रहा है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग मैं पहले HB चेक करवाती हूँ और फिर हम लोग ब्लड लगवाते हैं। सही। और ब्लड जब आप लगवाती हैं तो आपको उसके बाद आप नॉर्मल हो जाती हैं, ठीक रहती हैं? उसके बाद जब ब्लड, जाहिर सी बात है, कोई अंदर चीज़ अंदर जा रही है आपकी बॉडी में, तो वो अपना रिएक्ट करती है। अच्छा। और उसके ब्लड हमें जो है ना ऑलमोस्ट 2 घंटे जो है हमें ब्लड में लगते हैं। बहुत स्लो ब्लड चलता है ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। और उसके बाद ठंड लगना, कमर का दर्द करना, जिस्म का दर्द करना और एलर्जी हो जाना, ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं, बट ये होती हैं हर दफ़ा। जब भी आप ब्लड अगर 2 घंटे आप लगवा रहे तो बैठ के भी एक थक जाते हो, दूसरा ब्लड के बाद फीवर होना, ये होता। तो सर, डॉक्टर साहब मुझे बताएं, फिर इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं वो फिर किस तरह से अपनी लाइफ मैनेज कर सकते हैं? ज़ाहिर है इतनी बीमारियों के साथ और थकावट भी और फिर HB का भी इतनी छोटी एज में पता होना कि हमारा लेवल लो हो गया या नहीं, और मेंटेन करना, मतलब कैसे ये अपनी सारी ज़िंदगी फिर सर्वाइव करते हैं? क्या कोई ऐसा होता है कि इनका हेपेटाइटिस ख़त्म होने के चांसेस होते हैं? थैलीसीमिया तो चले ये चलता रहेगा। हाँ जी, माशाल्लाह अरीश तो बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक और बहुत ज़्यादा होपफुल किस्म की बच्ची है। वो तो नज़र भी आ रही हैं। माशाल्लाह अपनी बीमारी के बारे में उसको पता भी सब कुछ है। बहुत चैलेंजिंग होता है स्पेशली फॉर द पेरेंट्स। जैसे इनके पेरेंट्स हैं, दे आर लिविंग इन इस्लामाबाद, जस्ट बिकॉज कि इसको यहाँ पे थोड़ा सा ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स में ईजी होता है। जहाँ तक हेपेटाइटिस की बात है तो हेपेटाइटिस C अभी इसको हुआ है, तो स्क्रीनिंग हमने इनकी की थी तो उसमें हेपेटाइटिस C आया। तो अब उसका हम जो है वो ट्रीटमेंट करेंगे। तो अब पहले ये लोग समझते थे कि हेपेटाइटिस C ट्रीटेबल नहीं है या हेपेटाइटिस B ट्रीटेबल नहीं है। हेपेटाइटिस C इज़ 100% ट्रीटेबल। हेपेटाइटिस C की अब जो लेटेस्ट मेडिकेशंस है, 3 महीने की दवाई है और 3 महीने के अंदर यू आर हेपेटाइटिस C फ्री।
ख़त्म हो जाता है, टोटली किल हो जाता है। तो ये चीज़ जो है ना वो अब इंशाल्लाह इनका हम ट्रीटमेंट करेंगे तो वो विद इन 3 मंथ से क्लियर हो जाएगी। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर किसी को ऐसे शक हो कि उसको हेपेटाइटिस, जिसको हम काला यरकान कहते हैं, कि है, तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, उसको कैसे पता चलेगा, और उसके बाद उसको इनिशियल कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? हेपेटाइटिस जो सी है उसकी या बी है, बी और सी दोनों को काला यरकान कहते हैं। जो हेपेटाइटिस बी और सी हैं इनको साइलेंट किलर इसीलिए कहते हैं कि इनके बेसिकली कोई भी सिम्टम नहीं होते जब तक लिवर को मुकम्मल तौर पे डैमेज ना कर दें, तो कोई सिम्टम नहीं होगा। जो पीला यरकान है, हेपेटाइटिस ए एंड ई, उनके इनिशियली सिम्टम्स होते हैं, उनके यही है कि मतली होना, आंखों का रंग पीला होना, तो उसमें पता चल जाता है आपको खुद ही कि आपको पीला यरकान हो गया है। हेपेटाइटिस बी एंड सी का पता नहीं चलता, तो उसके लिए टेस्टिंग ज़रूरी होती है। और कौन कौन से टेस्ट होने चाहिए? हेपेटाइटिस बी और सी के स्क्रीनिंग टेस्ट है बेसिक, बी सरफेस एंटीजन, सी एंटीबॉडी, बहुत ही लो कॉस्ट टेस्ट है, 500 to 600 रुपीज़ में आपके दोनों वायरसेस का टेस्ट हो जाता है। और जैसी टेस्ट होगा तो फिर आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री स्क्रीनिंग हो रही है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में। सही। लेकिन डॉक्टर साहब, मसला ये ना कि हम तो इस चीज़ पर ध्यान भी नहीं देते, जब तक हमें कोई मसला ना हो तब तक हम अपने टेस्ट भी नहीं करवाते। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज ये दिन भी है, लोगों को आप ये भी बताएं कि आप अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखें, क्योंकि ज़ाहिर हमारी डाइट का भी कहीं ना कहीं इस चीज़ में रोल होता है कि हम किस तरह की खुराक ले रहे हैं या फिर क्या चीज़ कर रहे हैं, कि हमें किस तरह से इससे इज्तनाब करना चाहिए, कि हमें मतलब पता होना चाहिए कि काला यरकान होने के कितने चांसेस हो सकते हैं अगर हम ये काम ना करें तो। अच्छा, हेपेटाइटिस बी एंड सी जो काला यरकान है, उसकी जो प्रिवेंशन है, बेसिकली प्रिवेंशन पे बात करें। प्रिवेंशन का जो ईजीएस्ट तरीका है वो ये है कि एक मरीज़ एक सिरिंज, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगी तो उससे पहले ब्लड टेस्टेड होगा फॉर हेपेटाइटिस बी सी। इसके अलावा जब आप बार्बर शॉप्स पे जाते हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा लगता है, बार्बर शॉप्स में नया ब्लेड लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ब्यूटी पार्लर्स में। फिर कुछ लोग टैटूइंग कराते हैं, टैटूज़ के ज़रिए जो नीडल्स होती हैं उससे लगने का ख़तरा होता है, और रेजर्स जैसे मैंने बता दिया। तो ये तरीके हैं। आम मेल जोल से, कैजुअल कॉन्टैक्ट से हेपेटाइटिस बी या सी नहीं लगता। एक गाँव में हम गए थे तो वहाँ पे उन्होंने एक पेशेंट को टोटली आइसोलेट कर दिया था एक अलग रूम में, उसके साथ ना कोई खाना खाता था, ना उसके साथ कोई मेल जोल रखते थे कि जी इसको काला यरकान हो गया। काला यरकान है तो हमें भी लग सकता है, हमें भी लग सकता है, तो इस तरह, हाँ जी, इस तरह नहीं लगता। जो और हेपेटाइटिस जो ए और ई हैं, जो पीला यरकान है, उनकी प्रिवेंशन बहुत आसान है, साफ पानी, साफ खाना। सही। और 3 मंथ के अंदर अंदर मतलब ये खत्म हो सकता है आपका काला यरकान? हाँ जी, काला यरकान हेपेटाइटिस सी ट्रीटेबल है। अच्छी बात यह कि हेपेटाइटिस सी इज 100% ट्रीटेबल, और जो हेपेटाइटिस बी है काले यरकान की जो दूसरी किस्म है, उसका जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा लिमिटेड है, लेकिन उसकी वैक्सीन अवेलेबल है। तो जो भी अब बच्चे पैदा होते हैं, EPI की जो वैक्सीन लगती हैं उसके अंदर हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है। लेकिन बहुत सारे लोग तो जो बच्चे पैदा होते हैं उन हवाले से भी काफ़ी ये कंसर्न रखते हैं कि नहीं, इनको नहीं लगाना चाहिए वैक्सीन इस तरह से। तो वैक्सीन मैस अवेयरनेस की ज़रूरत तो है ना, घर घर जाके LHVs के ज़रिए या उस तरह के गाँव के अतराफ़ में आपको कैंप्स लगाने चाहिए जहाँ पे ये लोगों को बताया जाए कि वैक्सीनेशन कितनी ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ वैक्सीनेशन ही कर लें लोगों की, तो उसमें यह कि हेपेटाइटिस बी तो आपका कवर हो जाएगा। हेपेटाइटिस सी के लिए आपने टेस्टिंग करनी है और फिर उसका इजी ट्रीटमेंट है 3 मंथ्स का। और उन मेडिकेशंस ऐसी नहीं है बहुत ज़्यादा, पहले इंजेक्शंस लगते होते थे पैग इंटरफेरॉन, तो वो पूरे साल का एक कोर्स होता था। अच्छा। और उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते थे, लोग तंग होते थे, कॉस्ट भी ज़्यादा थी। अभी तो बहुत ही लो कॉस्ट मेडिसिन है, और सिंपल मतलब पैनाडोल के भी साइड इफेक्ट्स होंगे, लेकिन उन मेडिसिन्स के बहुत ही लिमिटेड साइड इफेक्ट्स हैं। सही हो गया। अरीज, अभी मुझे ये बताएं कि आपको कोई प्रॉब्लम होती है आपकी अपनी स्टडीज़ में? आप यकीनी तौर पर कौन सी क्लास में आप पहले ये तो बताएं। मैं 7th क्लास में हूँ। अच्छा। और स्टडी फिलहाल मैंने मतलब कोई आपकी मेमोरी लॉस होती है, यानी कि आपको सबक याद होता है, या फिर आप कहती हो थक जाती हो कि मुझे याद नहीं करना? भाई थक तो मैं जाती हूँ, ठीक है, और सर में भी दर्द स्टार्ट हो जाता है जब स्कूल में शोर ही बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी मैंने कुछ टाइम के लिए स्टॉप किया हुआ है, और स्पिन का मेरा ऑपरेट हो चुका है। अच्छा। उस वजह से, और मेमोरी लॉस का इस तरह का कोई इशू नहीं है, हर चीज़ बहुत अच्छे से मुझे याद रहती है, और मैं खुद इस बीमारी को खुद पे हैवी नहीं होने देती कि अब इसके मैं बीमार हूँ। अच्छा, बंदे को बुखार होता है तो वो कहते हैं कि बुखार हो गया मुझे, मैं अब 2 दिन नहीं उठ सकता। मैं बुखार में भी खेल रही होती हूँ, मैं इस तरह अब मतलब मुझे इतना नहीं फील होता कि बस नॉर्मल, अब ये रूटीन, अब मुझे पता है कि ये लगना ही लगना है, और इसी से मेरी लाइफ है। और जब मैं छोटी थी तो उस टाइम मैं सैड भी होती थी कि यार मैं नॉर्मल बच्चे जैसे नहीं हूँ, मुझे IVs लगते। अब आप यकीन करें कि मुझे
अक्सर मेरा जब कैनोला ख़राब होता है तो मुझे एक दिन में 6 कैनोले भी लगे हैं। अच्छा। और अभी मुझे पीछे आयरन की आईवीज लगी हैं, आयरन मेरा बढ़ गया था। तो ये आपको नॉर्मल फील होता है आपके साथ के फ्रेंड्स कभी आपको इस तरह से टॉर्चर करते हो या कुछ भी, तो आप उनको कैसे मोटिवेट करते हो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए? इवन कोई नॉर्मल बीमार भी होता है तो आप उसको मोटिवेट करते हैं कि नहीं तो नॉर्मल सी बीमारी है, मेरी बीमारी देखो। बीमारी अब वो मेरा भाई है, उसको आप ले लेंगे, वो है मेरे से छोटा लेकिन माशाल्लाह लगता बड़ा। उसको बुखार हो जाए तो वो ऐसे हो जाता है कि नहीं मैं अब कुछ नहीं खा सकता। मुझे अब मैं कहती हूँ कि मैं जब इतनी हूँ, अकेली जाती हूँ ब्लड लगवाने के लिए, अब माशाल्लाह मुझे इतना आइडिया, रास्ते वगैरह सब, तो मैं इस एज में आके मुझे सारी जो मेरी जो कॉन्फिडेंस है वो सारा मेरे बाबा की तरफ से है। उन्होंने मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। That's very great, very great। अच्छा शॉर्टली सर मुझे डॉक्टर हुज़ैफा मुझे बताइएगा, जिस तरह से माशाल्लाह अरीज तो बहुत कॉन्फिडेंट हैं और नज़र भी आ रहा है, तो ऐसे तो बहुत सारे बच्चे होंगे जो बहुत सेंसिटिव भी होते होंगे। बहुत ज़्यादा शॉर्टली मुझे जवाब दीजिएगा। अरीज जो है वो तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह कॉन्फिडेंट है। दूसरा जो बच्चे हैं वो बहुत जल्दी होप लूज़ कर लेते हैं, क्योंकि तो शुरू से ही स्टार्ट हो जाती है ना, जैसे ही आप मतलब पैदा होते हैं उसके बाद ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुरू हो जाती हैं। तो फिर सोशल एंजाइटी और वो बहुत सारी चीज़ें, फिर उसमें हम चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट वगैरह को इन्वॉल्व करके उनकी CBTs और ये सारी चीज़ें करानी पड़ती हैं। सही हो गया। थैंक यू सो मच। डॉक्टर मोहम्मद हुज़ैफा हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ साथ अरीज वसीम साहिबा हमारे साथ बच्ची हैं हमारे साथ मौजूद थी, जो हमें बता रही थी अपनी बीमारी के हवाले से, और माशाल्लाह शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी उम्मीदें हार जाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आज का दिन भी इसी हवाले से मनाने का मकसद भी ये है। आज की सुबह की सोच से इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।